स्वागत है एक नई कक्षा में सभी बच्चों का। और आज मैंने यहाँ पर कॉमन एरर्स लिए हैं और चूँकि काफ़ी व्यस्तता रही कल से आज तक, क्योंकि सभी जानते हैं नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, ऐसे में कार्यक्रम भी बहुत होते हैं, इधर उधर जाना आना होता है। और चूँकि सामाजिक एक व्यवस्था होती है, जितने भी रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबके साथ शामिल होना भी आवश्यक है, वरना आदमी कुछ भी सोच लेता है। तो कल इसी वजह से शायद मैं वीडियो डाल नहीं पाया, और आज भी वो कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, कुछ न कुछ देना ज़रूरी है। और जो कि एक प्रोसेस एक बच्चे ने बताई थी, कुछ क्वेश्चन पहले रखने की और लास्ट में, ये आपको अगले वीडियो से मिलेगी, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन चूँकि करना ज़रूरी होता है, थीम बनानी ज़रूरत है, तो आपको कल से वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉमन एरर्स के 12 सेंटेंस लिए मैंने, और इन 12 सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस हैं, बड़े इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। और देखिए, ये सारी चीज़ें बताने पे पता चलती हैं कि वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। इसलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेंटेंसेस की वैल्यू पता करते हैं कि आखिर उनमें है क्या। तो देखो, पहला सेंटेंस है आई डाउट। ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं, ये मन में आप रखिए कि ये सारे गलत लिखे हुए हैं, और इन सबको सही करने हैं। इनमें से आपको एरर्स ढूंढनी है क्या है, और इसको सही करना है। और इन्हीं से आपको, चाहे आप ऐसा कर दीजिए कि आप यहाँ पे ऑब्लिक लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दीजिए, ऐसे हो गया। अगर आप ऐसे करेंगे तो स्पॉटिंग द एरर हो गया, तो कुछ नहीं, वही चीज़ बनती। अब यहाँ पर आपको देखना है गलत कहाँ पर है, ठीक है ना। तो देखिए, गलत यहाँ पे दैट की जगह जब भी रिपोर्टिंग वर्ब डाउट आता है, तो आपकी जो आपका जो कंजंक्शन लगता है वो वेदर या इफ लगता है, लेकिन हमेशा नहीं। देखिए, यहां पर अगर कहता कि आई डाउट, ठीक है ना, अब यहां पर हो जाएगा इफ, फिर सेंटेंस है ही विल पास। ये इसलिए लगता है क्योंकि ये डाउट से मैच करता है। मुझे संदेह है कि क्या वो पास होगा, और अगर आपने दैट कर दिया तो दैट का मतलब ये है कि दैट के बाद ये सेंटेंस आपका श्योर हो जाता है कि वो पास हो जाएगा। गलत बात, जब संदेह है तो फिर पास हो जाएगा, ये कंफर्म कैसे हो जाएगा? जब ये इफ या वेदर लगेगा तब आपका डाउट बना रहेगा कि मुझे संदेह है कि क्या वो पास हो पाएगा। और कि क्या का अर्थ इफ में निकलेगा, दैट में नहीं निकलेगा। लेकिन डाउट देख करके हमेशा यही नहीं करना है, क्योंकि जब वो लिख देगा आई डू नॉट डाउट, जब ये लिख देगा तो डाउट तो इसमें है लेकिन डाउटफुल नहीं है। जैसे वो कहते हैं आई एम नॉट श्योर, तो फिर आपका इफ लगेगा। आई एम नॉट श्योर मतलब वो निश्चित नहीं है, यानी कैसा है, डाउटफुल है। आई एम डाउटफुल, तो फिर यहां पर इफ लगेगा। मैं संदेहपूर्ण हूं, यानी ही इज नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, आई डू नॉट डाउट, और यहां पर डाउट नहीं है तो आई एम श्योर। ये आपकी सिमिलरिटी बनेगी आई एम श्योर। और जब श्योर हो जाएगा, जब ये चीज आएगी तो लगेगा दैट, क्योंकि वो निश्चित है। और इधर की क्लॉज जब दैट लगेगी तो निश्चित हो जाएगी कि वो पास हो जाएगा। और जब ये डाउटफुल हो जाएगा आई एम नॉट श्योर, तो कि क्या वो होगा। जब कि क्या का मतलब है कि क्या, ये वेदर जो होता है ऑप्शन बताता है कि होगा या नहीं होगा। और तभी आपका सेंटेंस जो बनता, कभी आपने देखा होगा कि एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वेदर और, होगा अथवा नहीं होगा। तो इसके साथ यह सिचुएशन देखिए, ये खुद ही अपने आप में डाउटफुल है। अगर डाउटफुल है तो इफ लगेगा, और डाउटफुल नहीं है तो दैट लगेगा। श्योर है तो वही मतलब हो गया आई एम नॉट डाउटफुल।
यानी आई डू नॉट डाउट, तो दैट लगेगा। आई एम नॉट श्योर, नॉट श्योर, जब नॉट श्योर मतलब डाउट है, नॉट श्योर मतलब डाउट है, तो फिर इफ लगेगा। तो आपका सेंटेंस यहां पर हो गया, आपका ये गलत है और इस जगह आ जाएगा आपका इफ। बस यही चीज है इसमें, और कितनी जरूरी चीज है और कितना इसमें गजब का पॉइंट है। और इसमें एक बात बताता हूं, जैसे यहां पर ये चीज ना है, इसी जगह पर अगर आ जाए, जैसे ये आ जाए आई कांट से, और तब भी इफ लगेगा, मैं कह नहीं सकता कि क्या वो पास होगा, समझना। आई डू नॉट से, मैं कहता नहीं हूं कि क्या वो पास हो जाएगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आई कांट से, आई डोंट से, ये चीजें जब आती हैं, और जब आता है आई एम श्योर, आई एम नॉट डाउटफुल, तब जाकर के आपका दैट लगता है। तो ये कई रूपों में होता है, ये नहीं कि आपने दैट पढ़ा और दैट को डाउट पढ़ा, डाउट में जाकर के कंफर्म हो गया कि नहीं नहीं डाउट के साथ तो हमें समझ में आ गया। इसकी सिचुएशंस कई होती हैं। इसके बाद देखते हैं 10 years पास्ट व्हेन आई लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब। इसका क्या होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट। मैं ये बात किसी और वीडियो में एक बता चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट होता है और इधर आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है और बीच में लगता है आपका सिंस। सेंटेंस का फॉर्मेशन देख लीजिए। कहना ये चाहता है कि मैंने गवर्नमेंट छोड़ दिया जब से 10 साल गुजर गए। कहे वो सही रहा है, अर्थ भी लगभग सही निकल रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली बहुत बड़ी फॉल्ट है। क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं तो हमेशा लिखते हैं 10 years हैव पास्ट, हैव पास्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनता है? क्योंकि जब उसने गवर्नमेंट जॉब मान लो 1990 में छोड़ा उसने, ठीक है ना, तो तब से अब तक आज की तारीख तक ये समय हो चुका है। चुका है क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रेजेंट को टच कर रहा है, पास्ट से ले करके टच कर रहा है प्रेजेंट को। इसलिए यहाँ पर जब टाइम ड्यूरेशन होती है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैलकुलेट किया जाता है, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट को टच करता है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि इतना समय पूरा हो चुका है। प्रेजेंट में क्यों ले आता है? क्योंकि वो प्रेजेंट को टच कर रहा है। इधर वाला पास्ट में क्यों बनता है? पास्ट में इसलिए बनता है क्योंकि इसने जो ये वाला काम हुआ था ये पास्ट में हुआ था, 1990 में हुआ था। तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का जो काम है वो पास्ट में ही हुआ था। वो उसके जॉब छोड़ने का काम प्रेजेंट को नहीं टच कर रहा। हाँ, लेकिन वो अवधि कितने वर्ष गुजर गए, अगर वो कितने वर्ष गुजर गए तो जब हम पूरे समय को कैलकुलेट करते हैं तो यहां से लेकर प्रेजेंट तक टच करता है, तब हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये चीज बनती है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये, जब आप सिंस लगाओगे तब आपका इसका अर्थ जानते क्या होता है? इसका अर्थ होता है जब से। सिंस के दो अर्थ होते हैं। अगर सिंस रीजन बताता है तो इसका अर्थ होता है क्योंकि, क्योंकि यानी चूंकि। और जब ये टाइम बताता है, ये रीजन बता रहा है, रीजन, और जब ये टाइम बताता है तब ये बताता है, और इसका अर्थ होता है ये जब से। तो यहां पर जब से कह रहा है, वो कहने का मतलब है कि उसको गवर्नमेंट जॉब छोड़े 10 वर्ष गुजर गए, अर्थात जब उसने गवर्नमेंट छोड़ा तब से 10 वर्ष हो चुके हैं अब तक। इसलिए यहां पर इसका कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिए। अगर सेंस का प्रयोग आपका टाइम के लिए हो रहा है तो हमेशा सेंटेंस आपका इसी तरह से बनता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और बीच में सिंस आएगा। ये जरूर हो सकता है कि सेंटेंस को वो डाइवर्ट कर सकता है, वो इधर कर सकता है, ये इधर कर सकता है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि पहले प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट होता है और बाद में पास्ट इंडेफिनिट वाला फॉर्मेट होता है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा हैव, ये वेन हटाकर लगाएंगे सिंस। वेन तो निश्चित समय के लिए लगाता है, जैसे वेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है वेन, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है सिंस। ये हमेशा ध्यान रखिए। और ये देखिए, जब समय कंटिन्यू होता है तो वाइल आता है, मतलब जैसे वाइल द बस वाज मूविंग ऑन द हिल्स द ब्रेक्स फेल्ड, यानी वो कंटिन्यू था काम,
जैसे वाइल डांसिंग सी फेल डाउन, यानी जब वो नाच रही थी गिर पड़ी, यानी नाचते नाचते गिर पड़ी। तो ये सिचुएशन सब अलग होती है। वाइल भी टाइम बताता है, वेन भी टाइम बताता है, और सिंस भी टाइम बताता है। टाइम बताने वाले कंजंक्शन बहुत होते हैं। फिलहाल आगे, इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर हैव डन। अब देखिए ये भी कंडीशनल है, पास्ट कंडीशन है, जिसको हम अनरियल पास्ट कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि पास्ट इमेजिनेशन। वो ये कहना चाहता है कि यदि मैं तुम होता, और तुम होता मतलब तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड नेवर हैव डन दैट, तो मैंने ये कभी किए नहीं होता। यदि तुम्हारी जगह पर मैं होता, और तो ऐसे में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के साथ में वाज नहीं आता, वर आता। और इसके दो स्ट्रक्चर हैं इस तरह के, इफ आई वर यू, या तो ये कर सकते हो, तो इस तरफ आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम ये कर दें, इफ आई हैड बीन यू, तो फिर इधर आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अर्थात इधर पास्ट परफेक्ट होगा तो इधर भी फ्यूचर पास्ट परफेक्ट होगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो इधर भी फ्यूचर पास्ट होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये बैलेंस आपको बनाना ही पड़ेगा। सेंटेंस में तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आप कुछ भी सोचिए, ये मायने नहीं रखता है। जब तक आप ग्रामर के नियम से नहीं चल रहे हो तब तक आपको उसको सक्सेस नहीं मिलनी है। तुम कुछ भी सोच करके अपने आप को सेटिस्फाई करो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी की बात है। तो यहाँ पर वर आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अगर आप यहाँ वर करना चाहते हो तो यहाँ पर आप करो आई वुड नेवर, इसको हटाओ, यहाँ पे डू करो, आई वुड नेवर डू दैट। करेक्शन मैं बता रहा हूँ दो तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फिर यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। तो यदि आप यहाँ पर हैड बीन करते हो तो फिर आगे नहीं बदलना है, ये समझ लीजिए। और अगर यहाँ वर करते हो तो फिर आगे आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है, नेवर लगा रहेगा। दैट्स डन, हो गया। समझने वाली बात है। फिर भी अगर इनकी डिटेल्स चाहिए कि और विस्तार से समझाया जाए तो जस्ट कमेंट, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादातर बच्चे इनको पढ़े होते हैं, खैर ये बात आसानी से वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ सीट्स इन द क्लास हैव बीन डबल्ड। जब ए नंबर होता है, ए नंबर ऑफ, यह हमेशा प्लूरल में लिया जाता है। और द नंबर ऑफ जब होता है, द नंबर ऑफ, तो फिर इसको सिंगुलर में लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए नंबर ऑफ इसमें लगा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब कितनी भी कोई संख्या हो सकती है, निश्चित नहीं है, इसलिए प्लूरल में चला जाता है। और द नंबर ऑफ, ये डेफिनिट आर्टिकल संख्याओं को निश्चित करता है, भले वो बहुवचन में हो, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही एक्सेप्ट करता है हमेशा इसके साथ। समझ लीजिए, अगर हम लगे कि द नंबर ऑफ बॉयज वर देयर, द नंबर ऑफ बॉयज वर देयर, अगर इस तरह से कहते हैं तो लड़कों की संख्या वहां पर थी, ये हो जाता, मतलब काफी संख्या में लड़के वहां थे ये कह सकते हैं, या लड़कों की काफी संख्या वहां थी, अधिक संख्या वहां थी, तो आपका वाज आता है हमेशा, वर नहीं आता है। और ए नंबर ऑफ करके आता है तो वहां पर यही होता है कि इतनी संख्या में लड़के वहां थे। ये हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैंने पहले कह दिया कि आप क्या सोचते हो ये अलग बात है, सेंटेंस जो बताता है वही लेगा, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सोचता है सफलता उसको जल्दी मिलती है। तो ए नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल होता है और द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है। इसको याद रखने के लिए टेक्निक ये है कि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, संख्या निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। द डेफिनिट आर्टिकल है, संख्या यहाँ पर निश्चित है, इसको सिंगुलर नंबर में लिया जाता है। तो यानी कि द नंबर ऑफ सीट्स इन द क्लास हैव बीन नहीं, यहाँ पर आएगा हैज बीन। अर्थात कक्षा में जो सीटों की संख्या है वो डबल कर दी गई है, तो ऐसे करके डबल कर दी गई है। और अगर ए नंबर होता, ए नंबर ऑफ सीट्स इन द क्लास, तो हैव बीन डबल्ड, फिर हमें इसके अकॉर्डिंग बोलना पड़ता कि जो सीटें हैं क्लास में, ठीक, वे डबल कर दी गई हैं, फिर ऐसे करके बोलना पड़ता। और उसी के आधार पे आप बोलो, अपने हिसाब से मत बोलो। तो यहाँ पर आपका हैव का जगह हैज आ जाएगा,
और पूरे सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पर ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ईच ऑफ अस, इसको नोट करिए, मतलब हम में से प्रत्येक, अर्थात सिंगुलरली यूज किया जाएगा। ईच जब भी आता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन और या फिर सिंगुलर वर्ब लेता है हमेशा। तो ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क, पहली मिस्टेक ये है, यानी हम में से प्रत्येक ने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो यहाँ पर पहले तो हैज आएगा, अस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। हम अस की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम में से हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर आएगा हैज। दूसरा यहाँ पर आवर नहीं आएगा, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग नहीं प्रयोग कर रहे हैं, हम ईच के अकॉर्डिंग प्रयोग कर रहे हैं। तो ईच के अकॉर्डिंग आपका जो ईच के अकॉर्डिंग आएगा वो हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हो सकता है हम फेमिनाइन जेंडर की बात कर रहे हो या फिर हम मस्कुलाइन जेंडर की बात कर रहे हो। और अगर इस तरह का डाउट, वो से होता क्या है कि कॉमन सेंस में हिज का ही प्रयोग ज़्यादा होता है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे ले रखा है, ये इसको मैं अभी समझाता हूँ। हिज का ही ज़्यादा प्रयोग होता है, मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं वहाँ पर महिलाएं ही हैं तो आप हर लगा सकते हो आगे पीछे के सेंटेंस ऐड लगा करके। और अगर ये है कि हम क्या लगाएं, हम डाउटफुल हैं, तो जैसा मैंने लिख दिया वैसा ही लिख सकते हो, हिज ऑब्लिक हर, दोनों लिख सकते हो और दोनों आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पर ईच के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, अस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर व्हाट फॉर इज कलकत्ता फेमस। जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन आता है, ठीक, कोई प्रीपोजिशन आता है तो क्वेश्चन वर्ड इधर लगता है और प्रीपोजिशन लास्ट में लगता है। ये प्रीपोजिशन लास्ट में लगता है। तमाम बार लड़के सेंटेंस पढ़ते हैं विच क्लास डू यू रीड इन, ये हमेशा पढ़ा जाता है, विच क्लास डू यू रीड इन पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर जैसे कुछ लड़के समझेंगे कि फॉर व्हाट इज कलकत्ता फेमस, हो सकता है सही कर दिया जाता है ट्रांसलेशन वगैरह में, लेकिन बात आपके सिंटैक्स की है। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट वर्ड इन ए करेक्ट प्लेस टू गेट अ करेक्ट सेंटेंस। मतलब एक सही वाक्य पाने के लिए सही जगह पर सही शब्द का सही प्रयोग करना, वो सिंटैक्स कहलाता है। वो टेम्परेरी होता है कि हम क्या बोलते रहते हैं और क्या बना देते हैं, और ट्रांसलेशन के जरिए टीचर क्या सही कर देते हैं। कॉमनली सही हो जाए वो अलग बात, लेकिन प्योर सेंटेंस अगर आपको चाहिए, प्योरिटी एंड श्योरिटी चाहिए, तो फिर आपको सिंटैक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर किसी भी तरह से ये फॉर सही नहीं है। यहाँ पर जब आएगा आपका सेंटेंस, ये प्रीपोजिशन तब होगा, तब होता व्हाट इज कलकत्ता फेमस फॉर, व्हाट इज इलाहाबाद फेमस फॉर। कलकत्ता या इलाहाबाद किस बात के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो हमेशा प्रीपोजिशन लास्ट में आता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर का है देयर इज नो एनी बुक बॉय इन द क्लास, अर्थात कक्षा में कोई लड़का नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि हाँ, एनी माने कोई होता है और नो माने भी होता है नहीं, ठीक है। लेकिन ये जानिए पहले कि नो माने होता है कोई नहीं, नॉट माने होता है नहीं, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होता है, नो माने होता है कोई नहीं और नॉट माने होता है सिर्फ नहीं। यानी जो नो होता है वो कैसे बनता है, नॉट प्लस एनी से बनता है। ये जो बनता है नो, वो नॉट प्लस एनी से बनता है। और जिस समय इसका निगेशन और एनी दोनों होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर जब नो लगा दिया हमने और नो में ही एनी है, नो में ही नॉट है, तो एनी का प्रयोग हमारा एक्स्ट्रा है, ये नहीं लगना चाहिए। तब हो जाता है देयर इज नो बॉय इन द क्लास, कक्षा में कोई लड़का नहीं। और अगर आपको ये नहीं प्रयोग करना है तो करेक्शन दो तरह का है, फिर आप नॉट कर दीजिए, देयर इज नॉट एनी बॉय इन द क्लास। लेकिन ये प्रॉपर यूज में नहीं आया, क्यों? क्योंकि जब 2 in 1 हमारे पास कोई एक चीज होती है जिसमें दो सेंस हैं और दोनों का काम एक ही शब्द कर रहा है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। आप बोल के देख लीजिए, देयर इज नॉट एनी बॉय इन द क्लास उतना इंप्रेसिव नहीं है जितना देयर इज नो बॉय इन द क्लास इंप्रेसिव है। इसलिए यहाँ पर आपका प्रॉपर यूज है, आप नॉट ना करिए, आप एनी को हटा दीजिए, देयर इज नो। और देखिए जो सिंटैक्स देगा आपको, जो कॉमन एरर देगा, वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप एक जो यहाँ सेंटेंस में डिमांड की गई है वही करेक्शन करिए। ये नहीं है कि नॉट एनी लगा करके काम चलाया, हो सकता है संभवतः वो आपके सेंटेंस को स्वीकार ना करे। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटेंस में डिमांडिंग क्या है,
मतलब डिमांड क्या कर रहा है, किस तरह का करेक्शन चाहिए। और ये मैं एक आध बार बता चुका हूँ, एक आध एग्जांपल देकर के करेक्शन हमको किस तरह के चाहिए। जैसे एक सेंटेंस में देता हूँ, हालांकि वो सेंटेंस बहुत ही जबरदस्त है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक आध बार मैं बता चुका हूँ। जैसे हम लिख दें कि नो सूनर द टीचर एंटर्ड द क्लास, ठीक है ना, फिर आपने कॉमा लगाया, लिख दिया द बॉयज या स्टूडेंट्स स्टूड अप। करेक्शन देखिए क्या है, नो सूनर द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। हालांकि इसका बहुत बड़ा रहस्य है, ये कई चीजें अपने आप में समेटे हुए हैं, बट क्या क्या बताएं और क्या क्या करें, स्लो स्लो करके सारी चीज आएगी। लेकिन यही है कि मैं हमेशा कह देता हूँ कि आप धीरज रखिए, जब उसका टाइम आ जाएगा कोई ऐसा मतलब रूल, तब मैं पूरा कर दूंगा। यहाँ तो बड़ी जल्दी रहती है, लड़के समझते हैं सर सब जल्दी जल्दी बता दो, बहुत देर हमको देखना ना पड़े। लेकिन जब आप बहुत चीज़ें देखेंगे तो बहुत देर तो देखना ही पड़ेगा भाई। हर लड़का एक्सपेक्ट करता है कि 10 मिनट का वीडियो हो और 10 मिनट में 100 चीज़ें हों, नॉट पॉसिबल, कैसे हो सकता है। और अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, एक चीज़ बताऊं एक ना बताऊं, ये मेरे नेचर में नहीं है। मतलब ज़्यादातर जितनी चीज़ें होंगी, और होता ये कि मैं एक चीज़ को अगर समझाता हूँ और मेरे माइंड में कोई दूसरा एग्जाम्पल आ गया तो मैं फिर उसको भी लेकर समझाऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये मैं अपना मेथड समझता हूँ। और जहाँ तक अगर आपको एक से अधिक एग्जाम्पल मिलते हैं तो शायद वो चीज़ और अच्छी क्लियर हो जाती है। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए करेक्शन तो ये मांगता है कि आप इसको सिर्फ हटाइए और यहाँ पर एज सून एज लगा दीजिए, बिल्कुल यही है, और कहीं पे कुछ नहीं करना है। एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास, कॉमा भी लगा, द स्टूडेंट। करेक्शन ये मांग रहा है, लेकिन किसी लड़के ने क्या किया, नो सूनर को बनाए रखा। जब नो सूनर को बनाए रखा तो फिर किया उसने डिड, क्योंकि वो जानता है कि सेंटेंस ऐसा भी होता है, और डिड द टीचर किया। फिर इसके बाद इंटर किया, इंटर के बाद द क्लास लिखा, और क्लास के बाद फिर लगाया देन, और देन के बाद फिर लिखा जाकर। तो कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ा उसको, एक यहाँ चेंज करना पड़ा, एक यहाँ पे चेंज करना पड़ा, और एक यहाँ पे करना पड़ा। तो मैं नहीं समझता कि करेक्शन वो इस तरह का माना, बना बनाया सेंटेंस बिल्कुल उसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक, सुपर। सिर्फ ये हटा दें और सेंटेंस में ये लगा दें तो उसको और कुछ करना नहीं है। तो देखिए सेंटेंस की डिमांड देखिए। अब ये बात अलग है कि सेंटेंस ये भी सही है, बट शायद वो इस तरह का सेंटेंस करेक्शन नहीं चाहता था कि आप तीन तीन जगह पर ये करिए, सीधे ये कर। और देखो उसने बना के भी दिया ना उसी तरह कि लड़के को अगर आता होगा तो वो सिर्फ इसको हटाएगा और ये लगा देगा, काम खत्म। लेकिन लड़का ये लगाए रखता है तो फिर इसको आगे लाता है, फिर उसको एंटर करता है, फिर आगे जाकर के यहाँ देन लगाता है, तब जाकर के और इस तरह का करेक्शन शायद वो नहीं चाहता, फिर भी लड़का करता। तो सेंटेंस की डिमांड देखिए कि किस तरह की होती है। हमें सेंटेंस में ये भी पहचानना पड़ता है कि वो चाहता क्या है। नेक्स्ट है इट इज मी हु हैज डन दिस। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, इट इज मी हु हैज डन और दिस। अब होता क्या है कि जब ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज का सेंटेंस है, ये बीच में आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका नियम होता है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके पहले उसका एंटीसीडेंट आता है। मतलब हु हैज डन इट, जिसने ये किया है, किसने, मैं, अर्थात जिसके लिए ये आता है उसका वो पहले से ही दिया रहता है। अर्थात यहाँ पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिसने ये काम किया है। तो सबसे पहला नियम, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आएगा तो उसके पहले उसका नॉमिनेटिव केस आएगा, आई। ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। कोई रेयर केस हो कहीं पर कोई आता हो, लेकिन 99% यही चीज होती है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका जो एंटीसीडेंट आता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस क्या, इट इज अस नहीं होगा, इट इज वी, या फिर इट इज ही, इट इज यू, ऐसे करके आएगा। और जब ये आ जाता है तो इसका नियम एक और है कि जो इसके बाद हमारी जो वर्ब आती है वो इसी के आधार पे आती है। मतलब हैज नहीं होगा, हैव होगा, और फिर आ जाएगा डन दिस।
अगर हम यहाँ पर अर्थ निकालें तो कुछ गलत नहीं निकल रहा है, ये मैं हूँ जिसने किया है, लेकिन ग्रामेटिकली ये आपका सही माना जाएगा, ये मैं ही हूँ जिसने ये किया है। तो यहाँ पर पहला करेक्शन ये करोगे, दूसरा करेक्शन इसके आधार पर आप ये करोगे, इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब जब भी आएगी। तो इसका और इसका बहुत ही मेल मिलाप देखा जाता है कि कॉम्बिनेशन वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो अकॉर्डिंग उसके आ रहा कि नहीं आ रहा। और जैसे यहाँ पर यह हो जाता है कभी कभी कि इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, ऐसे करके आ गया, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। अब ये लगता है कि हाँ इसके पहले जो नॉमिनेटिव केस होता है वो दिया तो है, लेकिन और बाकी चीज आपने ध्यान नहीं दी, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं है, तो इसको हटा करके एम किया जाता है। बड़ा टेक्निकल सेंटेंस है, जल्दी से बात पकड़ में आती नहीं है, जिसने कभी पढ़ा नहीं तो वो तो इस फॉल्ट को पकड़ ही नहीं पाएगा, और जिसने पढ़ा भी है लेकिन बहुत ही लाइटली सीरियसली नहीं पढ़ा, वो भी ना कहीं मिस कर जाएगा। इसलिए इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, ये मैं ही हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ, मित्र है नहीं मित्र हूँ, ऐसा करके इसका अर्थ निकलता है। आगे वाला है आई एम लाइकिंग द आइडिया। अब जैसे लाइक है, ठीक है ना, फिर इसके बाद जैसे सी है, फिर हियर है, अंडरस्टैंड है, फील है, ठीक। ऐसे जो ये कुछ वर्ब्स होती हैं, ये जो है स्टैटिक्स वर्ब कही जाती है, स्थायी, मतलब इनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। हाँ, इसी में आप लाइक्ड या लाइक्स ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म नहीं होती। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंड योर टॉक, ऐसा नहीं होता, सिर्फ आई अंडरस्टैंड यू। तो यहाँ पर आई एम लाइकिंग द आइडिया गलत है, सिर्फ आएगा आई लाइक द आइडिया, सिर्फ बनेगा आई लाइक द आइडिया। और इसी को आप बोल सकते हो कि मैं विचार पसंद कर रहा हूँ, मुझे विचार पसंद है, मुझे विचार अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है का मतलब ये नहीं होगा कि आप आई एम लाइकिंग द आइडिया करो, स्टैटिक्स वर्ब होती है, इसका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, योर पेन इज बेटर देन माई, योर पेन इज बेटर देन माई कह दिया। देखो ये जो आपने पढ़ा, जैसे माइन, योर्स, ठीक है, हिज और हर्स, आवर्स और दियर्स, इनमें क्या होता है, इनमें प्रोनाउन, इनको वैसे प्रोनाउन कहा जाता है, रियल प्रोनाउन नहीं है। लेकिन माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके साथ क्या चलता है, माई प्लस नाउन चलता है, इसके साथ योर प्लस नाउन चलता है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ आपका ये हिज प्लस नाउन चलता है। हालांकि इसके दोनों रूप सेम होते हैं, ये यहाँ भी चल जाएगा, यहाँ भी चल जाएगा। इसमें क्या चलता है, हर प्लस नाउन चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका अवर प्लस नाउन चलता है। और अगर ये आपको प्रयोग करना है बिना नाउन का, अगर ये प्रयोग करना है तो ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे ये आएगा। इसमें ये नाउन सम्मिलित होता है, ये इसमें कंप्लीशन होता है नाउन का, इसके साथ नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर आपको ये वाला प्रयोग करना है तो आप लगाइए पेन, तो योर पेन इज बेटर देन माई पेन, तब ये आपको सही लगेगा। और अगर आपको बिना पेन का यूज करना है तो फिर आप लगाइए माइन, जिसमें पेन का सेंस रहेगा, अर्थात ये वाला। तो वहाँ जो माई था वो गलत था, विदाउट नाउन था, वो इसीलिए नाउन वहाँ मांगता है क्योंकि वो पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम ज़्यादा करता है। प्रोनाउन तो है ही, लेकिन रियल प्रोनाउन ये है, इनको आप पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी कीमत में नहीं कह सकते हो। हाँ, इसको प्रोनाउन भी कह सकते हो और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो, बल्कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ज़्यादा और प्रोनाउन कम है। लेकिन प्रोनाउन की टेबल में लिखे जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट्स हैं, इसलिए हम ये तो कह नहीं सकते बिल्कुल कि ये प्रोनाउंस नहीं है, प्रोनाउंस है, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ इसीलिए कहा जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमको माइन लिखना चाहिए। अब पूछोगे सर माई पेन सही नहीं है क्या, तो इसी चीज को बचने के लिए तो इसको प्रयोग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पेन एक बार आ गया है,
तो आपका उत्तम प्रयोग ये होगा कि पेन को आप रिपीट मत करिए। अब पेन की रिपीटिशन नहीं होगी तब आपका ऑथेंटिक सेंटेंस बनेगा। अब कभी कभी होता है कि जैसे ये आ जाता है योर्स, तो जिस समय आप यहाँ पर योर्स लगाते हो ऐसे, ठीक है, तो इसके साथ आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा लिखा था माई, अब माई में तो ऐसे नहीं लगता ना, ऐसे ये तो होता नहीं। हाँ, इसकी जगह पर होता क्या है, माइन होता है। तो बस योर्स की सिमिलरिटी में माइन ही होता है। इस ग्रुप को देखिए तो वहां पर जो जैसा बनता है वैसा तो ही बनेगा, पर ये तो बनता नहीं, इसलिए इसकी जगह पर यहाँ पर इसका दूसरा रूप होता है माइन। और पेन हम इसलिए माई पेन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पेन को रिपीट करना एक उचित प्रयोग नहीं है, और इसी चीज से बचने के लिए माइन का प्रयोग यहाँ पर करना होता है। तो फिलहाल इतना ये हो गया। अब इसके बाद सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट बच्चा, एवरी टीचर शुड डू देयर ड्यूटी वेल। हर अध्यापक को अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। मैं यही कह रहा था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर दिक्कत कर रहा है कि जब ईच या एवरी आता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है और प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है, लेकिन ये आ गया बहुवचन। अब हम क्या करते हैं कि हीज करते हैं या हर करते हैं। इन दोनों में सही किसको माने, क्योंकि टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ड्राइवर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉमन जेंडर हैं जिनको हम मतलब एक फेमिनाइन जेंडर भी लेते हैं और मैस्कुलाइन जेंडर भी लेते हैं। डॉक्टर महिलाएं भी होती, पुरुष भी होते हैं, टीचर महिलाएं भी होती, पुरुष भी होती, ड्राइवर महिलाएं भी होती, पुरुष भी होती, इंजीनियर महिलाएं भी होती, पुरुष भी होती, सर्वेंट महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। इसलिए हम ऐसी सिचुएशन में बात यह आ जाती है कि किसका प्रयोग करें। तो आपका 99% यही प्रयोग होता है, क्योंकि कॉमन सेंस में लोग यही पहले यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचो कि नहीं ये क्यों नहीं, विवाद तो यहाँ हो गया ना, कि अब बात ये है कि क्वेश्चन खड़ा करने वाले तो ये कहते हैं नहीं ये क्यों नहीं, तो हम ये नहीं कहते कि ये बिल्कुल नहीं, ये भी, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग पहले होता है और इसी में लोग समझ जाते हैं अपनी बात। फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो देखिए अगर आप यहाँ हर करते हो तो संभवतः सही हो जाएगा, पर हिज करते हो तो ज्यादा सही हो जाएगा। हाँ, इससे बचना है तो आपको हिज ऑब्लिक हर कर दीजिए, जो इस पक्ष में वो होगा वो भी और जो इस पक्ष में होगा वो भी, मतलब बोथ आर सेटिस्फाइड, दोनों सेटिस्फाइड हैं, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। आप दोनों लिखिए और ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। हाँ, लेकिन कॉमन एरर्स की बात आएगी कि वो हर ले रहा है तो फिर कोई ना कोई वहां पर या लेडी टीचर लिखा होगा या वुमेन टीचर लिखा होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा, एवरी वुमेन टीचर शुड डू, तो हर ड्यूटी वेल, कुछ ना कुछ इशारा करेगा जिससे आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा सेंस लेकर के कुछ डिफरेंट प्रोनाउन यूज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हीज देता है तो ऐसा पहले बात तो वो एरर देगा ही नहीं कि वो हीज भी दे दे और हर दे दे और पूछे कि कौन सा सही है, क्योंकि दोनों सही है। वो इतना खैर ना समझ नहीं होगा जो कंफ्यूजन दे, और अगर कंफ्यूजन देता है तो उसके लिए आपत्तियां मांगी जाती हैं और फिर उसमें संशोधन भी होता है आंसर की पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आज 12 सेंटेंस की ये जो कॉमन एरर्स एक्सरसाइज मैंने दी है, इसको एंजॉय करिए, समझिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम कोई आती है, कोई डाउट है तो बताइए, पर बताइए ज़रूर। विद्यार्थी देखो सबसे बड़ी कमी ये है कि बताते नहीं है, हमको पता नहीं चलता कि उनको ये वीडियो ये रूल्स फेवर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो पता तो चलना चाहिए। देखिए ये तो जायज बात है, यह मेरा कोई वो नहीं है कि नहीं मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप कमेंट क्यों नहीं करते हो। फोर्स कोई भला कहाँ किसी को कर सकता है, ये तो अपनी इच्छा की बात है। लेकिन मैं तो एक तुम्हारे लिए सुविधा की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए कि सर यहाँ पर ये सेंटेंस में कंफ्यूजन है, ये वर्ड में कंफ्यूजन है, इस सिंटैक्स में कंफ्यूजन, और अगर नहीं है तब भी बता दीजिए। तब ये होता है कि नहीं वीडियो ठीक चल रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है और उनकी समझ में आ रहा है। देखो मेरा सबसे बड़ा टारगेट होता है कि जो भी बच्चा इसको पढ़े उसको इजीली समझ ले, और अगर उसको समझने में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी है, कंफर्टेबल नहीं है, तो जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल सॉल्व प्रॉब्लम वेरी सून। सो थैंक यू वेरी मच, और मेरे तरफ से सभी को शुभकामनाएं। आज नवमी है, सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर और भोलेनाथ माता रानी
सबकी इच्छाएं पूरी करे, सभी को स्वस्थ रखे और सभी के लिए ढेर सारा प्यार। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।